सो दिस वाज द थिंग वेयर वी स्टॉप। मैं आपको ये बता रही थी कि इस पत्ते के अंदर जो आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो आपको क्लियर आउट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरोसिस हो रहा है। ठीक है, क्लोरोसिस हो रहा है। और क्लोरोसिस आपको कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्लोरोसिस हो रहा है? वो आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि जो पत्तियां हैं दे विल स्टार्ट बिकमिंग येलो इन कलर, येलोइश होने लगती हैं। ठीक है, दैट इंडिकेट्स कि वहां से क्लोरोफिल का लॉस हो रहा है। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन था। सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं जो होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस प्लांट्स को अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फेट आयंस। ठीक है, H3PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब लेटर ऑन जब आप इसके न्यूट्रिएंट फंक्शंस को देखेंगे तो फंक्शंस इसके क्या क्या होते हैं पहले वो देखते हैं, देन वी विल हैव अ लुक एट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के अंदर फॉस्फोरस का मेजर रोल होता है, क्योंकि ये फॉस्फोरस जो होता है दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल्स, चाहे वो एडीपी हो या फिर एटीपी हो। ठीक है, हम जब एटीपी का फुल फॉर्म लिखते हैं तो एटीपी का फुल फॉर्म आप क्या जानते हो? एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और अगर एडीपी है तो एडीपी है तो उसका फॉर्म हो जाएगा डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो दोनों ही जगह आप फॉस्फेट देख रहे हो, फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 3 माइनस, तो यहाँ फॉस्फोरस है ना। तो इन दिस मैनर all the energy yielding compounds or the assimilatory powers contain phosphorus। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब आप एटीपी यूज कर रहे हो या एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो सारे ही प्रोसेसेस में we will be needing phosphorus। इसके अलावा जो DPN और TPN होता है that is di and tri phosphopyridine nucleotide, वहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है फॉस्फेट की। Now what are nucleotides and what are nucleosides? इन दोनों के बारे में डिटेल आप सीखेंगे जब आप बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि केमिकली व्हाट इज पिरिडीन या कैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है या फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है। ओके, फॉस्फोरस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए या आरएनए। क्या आप लोगों को पता है कि फॉस्फोरस डीएनए या आरएनए का कंपोनेंट कैसे बनता है? एनी वन ऑफ यू एनी नॉलेज अबाउट इट? फॉस्फोरस डीएनए या आरएनए का कंपोनेंट कैसे बनता है? यस, ठीक है, वेरी गुड कुणाल। सबसे पहले तो डीएनए या आरएनए जब बनते हैं तो उनके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा वहां पर फॉस्फोडाइईस्टर बैकबोन बनता है जो फॉस्फोरिक एसिड की मदद से ही बनता है। दिस इज द रीजन कि यहाँ जो फॉस्फोरिक एसिड है उससे आपको दो चीजें मालूम चलती हैं कि अगर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिला तो उससे दो चीजें मालूम होंगी। एक तो ये कि इनका नेचर एसिडिक होगा इन मॉलिक्यूल्स का, और इसीलिए डीएनए या आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको मालूम चलता है कि बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स भी बनते हैं जो कि डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर के बैकबोन होते हैं। ठीक है, जो कि डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर के बैकबोन होते हैं, उनको एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर भी फॉस्फोरस होता है। अगली चीज कि जो फॉस्फोरस है वो प्लांट्स में किस तरीके का और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाईएस्ट कंसंट्रेशन अगर आप फॉस्फोरस का देखेंगे तो दैट इज फाउंड टू बी इन मैच्योर प्लांट्स। ठीक है, यंग प्लांट्स में यूजुअली फॉस्फोरस की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू द मैच्योर प्लांट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? अगर आप बात करेंगे यंग पार्ट्स की तो वहां पे मेटाबॉलिज्म जरा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में स्लो रहता है, लेकिन जो उसके ग्रोइंग रीजन है जैसे कि रूट एपेक्स हो गया, शूट एपेक्स हो गया, इनकी टिप्स हो गई,
वहां मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो वहां आपको फॉस्फोरस ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फॉस्फोरस। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है वो रूट डेवलपमेंट में, फ्लावरिंग के इनिशिएशन में, फ्रूट डेवलपमेंट में, इसमें भी मेजर रोल प्ले करता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि जब हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो किसी भी प्लांट के अंदर डिजीज होने के जो चांसेस होते हैं उनको रिड्यूस करके चलता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि प्लांट बॉडी की इम्यून पावर इंक्रीज करता है कि वो डिजीज को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, बट ऐसा वो कुछ प्लांट्स में ही करता है, सारे प्लांट्स में नहीं करता। नाउ आफ्टर नोइंग ऑल द रोल, हम यहाँ पे उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को भी देख लेते हैं कि फॉस्फोरस की कमी से पौधे के अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी एबनॉर्मैलिटी आ सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो लार्ज क्वांटिटी में नीडेड होता है अर्ली सेल डिवीजन के टाइम पे, तो अगर बिल्कुल भी इसकी कमी हुई तो उससे क्या होगा, प्लांट की बॉडी के अंदर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। सेल डिवीजन इज गोइंग टू रिड्यूस। ठीक है, तो अगर सेल डिवीजन रिड्यूस हो गया तो दैट इज अल्टीमेटली गिविंग राइज टू द स्टंटेड ग्रोथ, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होगी दैट विल बी स्लो या फिर दैट विल बी इम्पेयर्ड ग्रोथ। ठीक है, तो ये सबसे पहला इफेक्ट होगा जो कि फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। अगला होगा कि फॉस्फोरस जो है वो एक मोबाइल एलिमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया कि अगर कोई एलिमेंट मोबाइल होता है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें प्लांट के ओल्डर पार्ट्स में पहले नजर आते हैं। ठीक है, तो सिंस फॉस्फोरस इज अ मोबाइल एलिमेंट इन प्लांट, तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ डार्क ब्लू ग्रीन कलरेशन दिखाई देगा जो कि आपको ओल्डर लीव्स में या फिर मैच्योर पत्तों में दिखाई देगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलरेशन। इसके अलावा सिवियर डेफिशिएंसी है तो ये जो ब्लू ग्रीन कलर है दैट इज गोइंग टू चेंज टू पर्पल कलर, और ये पर्पल कलर आपको पत्तों के अलावा स्टेम में भी नजर आ सकता है। देन क्या होगा कि अगर फॉस्फोरस की और भी ज्यादा डेफिशिएंसी है तो उससे मेच्योरिटी जो प्लांट की है या उसका जो फ्रूट डेवलपमेंट है, उसका जो सीड डेवलपमेंट है, दैट विल बी हिंडर्ड, वो रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पिक्चर में आपको फॉस्फोरस डेफिशिएंसी के कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, विच ऑल सिम्टम्स यू आर एबल टू ऑब्जर्व। इस पूरे पिक्चर में आपको फॉस्फोरस डेफिशिएंसी का कौन कौन सा सिम्टम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस वन पर्पल कलर। ठीक है, यहाँ आपको पर्पलिंग ऑफ लीव्स दिखाई दे रहा है। इनिशियली ये ब्लू ग्रीन कलर होता है बट सिवियर डेफिशिएंसी से जो कलर है दैट बिकम्स पर्पल कलर। ठीक है, वो पर्पल होने लगता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं, इस पत्ते को देखिए और इस पत्ते को देखिए, क्या आपको दोनों के शेप्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस और नो? आर यू ऑल एबल टू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द शेप ऑफ द लीव्स? यस, तो जो डिफरेंस आपको दिख रहा है दैट इज ऑल्सो अ डीफॉर्मिटी, और वो डीफॉर्मिटी जो है वो स्टंटेड ग्रोथ की वजह से आई है। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ की वजह से ये हुआ है। तो दिस आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं व्हेन वी आर डीलिंग विथ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अगला जो एलिमेंट यहाँ पे है दैट इज पोटेशियम। तो जब हम पोटेशियम की बात करेंगे तो दैट विल बी अवेलेबल टू द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम आयन, दैट इज K प्लस। ठीक है, तो इनके न्यूट्रिएंट रोल्स को देख लो। सबसे पहले जैसे कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के रोल्स होते हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट रोल होता है इसका। इसका डिफरेंट रोल कैसे होता है, इसका वाइटल रोल अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी इन द फॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ जो होती है उसमें भी के की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
क्योंकि जो ग्रोथ में एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं उन एंजाइम्स के लिए ये एक्टिवेटर या प्रमोटर की तरह काम करता है, मतलब उनकी एक्टिविटी इन्हांस करता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हुआ तो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू फेवर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम का एक रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते हो, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लीफ स्टोमेटा। जब हमने स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म देखा था तो वहां आपने पोटेशियम पंप थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें पोटेशियम का इनफ्लक्स और ईफ्लक्स हो रहा था। तो वो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन फोटोसिंथेसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहां वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मेंटेन करता है। अब कैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस मेंटेन होते हैं, मैकेनिज्म यू आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब आप फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म देखोगे तो देयर यू विल कम टू नो अबाउट इट। अगला, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक्स कहते हैं, तो ये जो फोटोसिंथेट्स यहाँ पर होते हैं, पोटेशियम उनके ट्रांसलोकेशन को इनहैंस करता है या बढ़ाता है, और इस चीज में भी मदद करता है कि उनका स्टोरेज फ्रूट्स या रूट्स के अंदर हो जाए। तो स्टोरेज में भी मदद करेगा, ट्रांसफर या शिफ्टिंग में भी मदद करता है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी बढ़ाता है किसी भी प्लांट की। ठीक है। और जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं या जिनकी सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं पौधों की, उनका जो साइज होता है, उनका जो शेप होता है, उसका रेगुलेशन भी पोटेशियम ही गवर्न करता है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटेटिव फंक्शंस ऑफ पोटेशियम। क्लियर? ये सारे फंक्शंस हमें यहाँ पोटेशियम के केस में याद रखने हैं। अगले इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हुई तो वहां क्या क्या चीजें हमें दिखाई देंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम दैट विल बी विजिबल इज क्लोरोसिस। सबसे पहले क्लोरोसिस नजर आएगा। देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व लीफ स्कॉर्चिंग। एनी वन ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ लीफ स्कॉर्चिंग? स्कॉर्चिंग का मीनिंग पता है? डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्कॉर्चिंग? अरे यस और नो? मीनिंग ऑफ स्कॉर्चिंग? फाइन। स्कॉर्चिंग का मीनिंग होता है कि जब भी पत्तों के जो किनारे होते हैं वो क्लोरोसिस होने के बाद मुड़ने लगते हैं, अंदर की तरफ ट्विस्ट होने लगते हैं या बाहर की तरफ ट्विस्ट होने लगते हैं, मतलब बेसिकली यू कैन से द फोल्डिंग। ठीक है। तो उसको हम स्कॉर्चिंग कहते हैं। अभी आपको दिखाया भी जाएगा पिक्चराइज्ड वर्जन में। देन अगर पोटेशियम नहीं है तो फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉपर नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है गैसेस का वो रुक जाएगा। क्रॉप प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो उनके जो स्टेम है वो वीक हो जाएंगे। ओके। सीड एंड फ्रूट का जो साइज है उसका जो क्वालिटी है दैट इज गोइंग टू डिग्रेड, क्योंकि ये सारा जो गवर्न कर रहा था एलिमेंट वो पोटेशियम ही था। ओके। अब देखते हैं कि जब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से स्कॉर्चिंग दिखती है, तो देखिए अब आपको स्कॉर्चिंग का मीनिंग आई गेस समझ में आ रहा होगा। व्हाट आई सेड वाज कि पहले तो सिवियर क्लोरोसिस होगा, उसके बाद किनारों की फोल्डिंग हो जाएगी, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये देखो। सबसे पहले आप देख रहे हो कि लीफ की जो एजेस हैं, दीज आर लीफ एजेस, पत्तियों के किनारे। सबसे पहले इन्होंने सिवियर क्लोरोसिस शो किया है। यहाँ पे इतना ज्यादा क्लोरोसिस हुआ कि जो पूरी पत्ती का किनारा है वो ऑलमोस्ट सूख चुका है। एंड आफ्टर दैट सिवियर क्लोरोसिस व्हाट यू आर एबल टू सी, यहाँ देखो अंदर की तरफ पत्ते की फोल्डिंग हो रही है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज स्कॉर्चिंग। इसको क्या कहा जाता है? स्कॉर्चिंग ऑफ लीव्स। अभी आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिवियर क्लोरोसिस एंड स्कॉर्चिंग? इज इट क्लियर?
ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट देन। अगला जो एलिमेंट यहाँ हमको डील करना है दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है कैल्शियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दैट इज Ca++। कैल्शियम आयन का जो फॉर्मूला यहाँ पे होता है वो क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम आयन का फॉर्मूला होता है Ca2+। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या होता है? कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करना, ठीक है, मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी मेंटेन करना, इसके अलावा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को कंट्रोल करना। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। अब इन फंक्शंस को मैं इलेबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि आपको भी पता है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में कैल्शियम पेक्टेट की मदद लगती है जब मिडल लैमेला बनता है। यहाँ पर प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी मेम्ब्रेन की आप जानते हो, परमिएबिलिटी ऑल्सो नो। कैल्शियम जो है इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ एक्टिवेटर फॉर सर्टेन एंजाइम्स। कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जहां पर एज अ कोफैक्टर या प्रमोटर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। देन कैल्शियम ऑल्सो कंबाइंस विद अनायंस। ऑर्गेनिक एसिड के जो एनायंस बनते हैं उनके साथ कंबाइन करता है, सल्फेट एंड फॉस्फेट बनाता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। अगर किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो गई या एसिड ज्यादा हो गया, एसिडिटी बढ़ गई, तो वहां पर इस एसिडिक कंडीशन को अगर हम न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ बेस। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बेस यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मदद ली जाती है कैल्शियम कंपाउंड्स की, ठीक है। जितने भी कैल्शियम कंपाउंड्स होंगे दे आर गोइंग टू मेंटेन और दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम। आपने ये चीज तो केमिस्ट्री में भी सीखी होगी कि जब आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो वहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास बेसिक नेचर होता है, ठीक है। आप नीचे नीचे आते जाओगे तो बेसिक नेचर कैल्शियम आई गेस सेकेंड ग्रुप का है, वैलेंसी 2 है, सेकेंड ग्रुप में आता है ये, सॉरी दैट वाज माय स्लिप ऑफ टंग। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को जब आप देखेंगे तो वहां पे बेसिक नेचर उनका बढ़ता जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप आने पे। तो कैल्शियम का वही नेचर यहाँ काम आएगा कि जब भी एसिड होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कैल्शियम कंपाउंड्स को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स में चले जाते हैं। जब हम इसके अच्छा दूसरे कुछ और भी रोल्स हैं, सेकेंडरी रोल्स यू कैन से, जैसे कि कैल्शियम असेंशियल होता है फॉर सीड प्रोडक्शन इन पीनट्स। इसके अलावा वो क्रॉप यील्ड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, सॉइल एसिडिटी जो होती है उसको घटाता है, अगेन बेसिक फंक्शन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होंगे? कैल्शियम एक इमोबाइल एलिमेंट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट इमोबाइल होता है तो उसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो सबसे पहले यंगर पार्ट्स में दिखाई देता है। तो यहाँ इसका डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले हमें यंग लीव्स में और लीफ टिप्स में दिखाई देगा, ठीक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल के अंदर भी, प्लांट के बॉडी के अंदर भी। और अगर एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा तो सेल डिविजन घट जाता है, ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, ठीक है। देन क्या होगा कि अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, सेल की परमिएबिलिटी घट जाएगी। इसके अलावा जितने भी न्यूली एमर्जिंग लीव्स होंगे वो सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कुछ प्लांट्स में आपको क्या दिखाई देगा? क्रिम्पलिंग एंड कपिंग भी दिखाई देगी। तो ये क्रिंकलिंग एंड कपिंग का मतलब होता है कि जो पत्ता होता है उसमें आपको काफी सारे रिंकल्स दिखाई देंगे और वो कप का शेप ले लेते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर वे में ये दिखा दूंगी। देन बर्ड्स जो होती हैं वो प्री मैच्योर फॉलिंग शो करेंगी अगर डेफिशिएंसी है कैल्शियम की। तो यहाँ पे देखिए आपको इस पिक्चर में क्लियर आउट नजर आ रहा है, ये पत्ते को देखिए, इसमें बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको नजर आ रहा है। ये जो आपको बीच में रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज क्रिंकल, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि ये पत्ता देखो, ये
कप के शेप में आ रहा है, मतलब इसकी एजेस अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, इट इज टेकिंग द शेप ऑफ अ कटोरा लाइक स्ट्रक्चर, तो दिस इज कॉल्ड एज कपिंग। तो क्रिंकलिंग एंड कपिंग अभी आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से दिखाई देता है। ये होता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये पिक्चर अभी तक आई गेस आप लोगों को क्लियर। सो दिस वाज अबाउट कैल्शियम। द नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम, और जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लांट्स के लिए। तो जो मैग्नीशियम आयन्स होते हैं कैसा क्या होगा, कैल्शियम के ही ग्रुप में आते हैं, तो ये भी होगा Mg2+। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम का प्रिडोमिनेंट रोल क्या होता है कि मैग्नीशियम इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में उसके सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। एंजाइमेटिक रिएक्शंस में काम आता है, एटीपी फॉर्मेशन के टाइम पर मदद करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैग्नीशियम के। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम राइबोसोम पार्टिकल को स्टेबलाइज करने के भी काम आता है। थोड़ा सा सेल चैप्टर में वापस जाओ, मैंने आपको सिखाया था कि राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग होती है। अगर हमको उन दोनों यूनिट्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें मैग्नीशियम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इतना तो याद होगा, ठीक है, सभी को याद होगा। तो वहां पे ये भी फंक्शन होगा क्योंकि प्लांट्स में भी राइबोसोम्स होते हैं। अब अगर आप इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को देखेंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं। अगर मैग्नीशियम की कमी हुई तो सबसे पहले तो ये होगा कि जितनी भी यंग लीव्स हैं या जितनी भी मैच्योर लीव्स हैं उसमें क्लोरोसिस स्टार्ट होगा। इसके अलावा येलोइश कलर जो है वो पत्तियों पे आने लगेगा क्योंकि क्लोरोफिल प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, क्लोरोफिल बन नहीं रहा है। येलो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे सकती हैं, या तो पूरा का पूरा पत्ते का सरफेस भी येलो हो सकता है, लेकिन जो वेन्स होंगी वो ग्रीन होंगी। ऐसा आपको पोटैटो, टमाटो, सोयाबीन काफी सारी जगहों पर दिखाई देता है। अगला, अगर मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होगा कि जो यंग लीव्स हैं दे आर गोइंग टू फेस एब्सिशन और प्री मैच्योर लीफ ड्रॉप। ठीक है, ये यूजुअली आपको मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी है या उसके जो सिम्टम्स हैं ये ज्यादातर कहाँ पे नजर आते हैं, अगर कोई पौधा एसिडिक सॉइल में लगा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, दिस इज द पिक्चर दैट इज गोइंग टू डिनोट ऑल द सिम्टम्स। यहाँ पे आप देखो कि जो वेन्स हैं, आप पत्तियों की वेन्स समझते हैं, ये जो इस तरीके की लाइंस आपको नजर आती हैं दीज आर कॉल्ड एज लीफ वेन्स। ये लीफ वेन्स हैं। आप देख रहे हो कि लीफ वेन्स जो हैं वो अभी भी ग्रीन इन कलर हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द सरफेस इज फेसिंग क्लोरोसिस। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सरफेस इज फेसिंग क्लोरोसिस, इट इज बिकमिंग येलोइश। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है। तो दीज आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम। अगला एलिमेंट होता है सल्फर। सल्फर का क्या होता है कि सल्फर हमेशा सल्फेट आयन के फॉर्म में मिलेगा। अब इसके न्यूट्रिएंट फंक्शंस क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट फंक्शंस होते हैं कि सल्फर इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स जो होती हैं यहाँ पर वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं। यहाँ पे सम ऑफ द अमीनो एसिड्स आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो जब ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो सल्फर है इट इज गोइंग टू बिकम कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा बायोटीन और थियामिन विटामिन जो होते हैं वहां पर भी सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके फॉर्मेशन में। सीड प्रोडक्शन में सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में है, ऑल्सो फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो नोड्यूल्स बनते हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहां पर भी सल्फर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए सल्फर के प्लांट की बॉडी के अंदर।
डेफिशिएंसी से क्या होगा? डेफिशिएंसी से यंग लीव्स विल बिकम क्लोरोटिक। क्लोरोटिक का मतलब आपको पता है, येलोइंग ऑफ द लीव्स, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ रेट जो प्लांट का है वो कम हो जाएगा, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। देन प्लांट स्टेम जो होगा वो स्टिफ हो जाता है, पतला हो जाता है, वुडी हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, सॉफ्टनेस या इलास्टिसिटी बिल्कुल ही लूज हो जाती है। इसके अलावा इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यूजुअली ऐसा कब देखने के लिए मिलता है? जब कोई पौधा सैंडी सॉइल में लगा हो, जहां पर मॉडरेट या हैवी रेनफॉल जो है, इस तरीके की रेनफॉल हो रही है, लेकिन जो सॉइल है वो कैसा होता है? सैंडी होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करोगे पत्तों को तो आपको नजर आएगा, ये देखिए ये नॉर्मल है, एक तरफ आपको नॉर्मल लीव्स दिखाई दे रही हैं जिनमें सिम्टम दिखना बहुत कम है, या तो ऑलमोस्ट शुरू हुआ है, या फिर वो कंप्लीटली नॉर्मल है। एंड दिस साइड यू कैन सी, जहां पे आपको सल्फर के पूरे पूरे डेफिशिएंसी सिम्टम नजर आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के। सबसे पहला क्लोरोसिस हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ भी स्टंटेड होती है। अब स्टंटेड ग्रोथ आपको पिक्चराइज वर्जन में दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ क्लोरोसिस तो आपको क्लियर आउट नजर आ ही रहा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सल्फर, बहुत छोटा सा इसका रोल है, और डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी। लास्ट एलिमेंट ऑफ टुडेज क्लास, थोड़ी सी खुशी आप लोगों के लिए, लास्ट एलिमेंट ऑफ टुडेज क्लास इज आयरन। आयरन फेरिक और फेरस आयन के फॉर्म में मिलता है। फेरिक और फेरस आयन का जो फॉर्मूला है दैट विल बी, या तो ये Fe2+ के फॉर्म में मिलेगा या तो Fe3+ के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब आगे अगर आप इनका न्यूट्रिएंट फंक्शन देखेंगे तो आयरन जो होता है काफी सारे रोल प्ले करता है, जैसे कि इट इज एसेंशियल फॉर द हीम एंजाइम सिस्टम टू फंक्शन। अब ये हीम एंजाइम सिस्टम कब काम करता है? जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। दूसरी भी कुछ एंजाइम्स होती हैं जहां पे इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि कैटलेज जो कि पर ऑक्सीजोम्स में पाई जाती थी, पर ऑक्सीडेजेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम्स। इसके अलावा आयरन जो होता है प्रोटीन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देन अगर आप इसको देखेंगे तो क्लोरोफिल के सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस में भी इसका कुछ असिस्टेंस होता है। एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब प्रोटीन को प्लांट की बॉडी या सेल यूज करना शुरू करते हैं, तब भी आयरन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी सिम्टम, कि अगर यहाँ पे आयरन जो है वो नहीं होगा या कम होगा तो उससे क्या होगा? उससे इंटरवीनल क्लोरोसिस होता है। इंटरवीनल क्लोरोसिस का मतलब है दो वेन्स होती हैं पत्ते की, उसके बीच में आपको येलोइश पैच नजर आएगा। इसके अलावा जो यंग लीव्स होती हैं वो सिवियर क्लोरोसिस की वजह से पूरी पूरी वाइट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एल्कलाइन सॉइल है या ओवरलाइंड सॉइल है तो वहां पर जो पौधे लगे होते हैं यूजुअली आयरन की डेफिशिएंसी उनके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। यूजुअली वहां पे आपको आयरन डेफिशिएंसी प्लांट्स के अंदर ज्यादा नजर आएगी। नाउ अगेन सी द पिक्चराइज्ड वर्जन। यहाँ पे आप देखो क्या क्या आपको नजर आ रहा है। आपको यहाँ क्लोरोसिस नजर आ रहा है, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है, वो भी इंटरवीनल। इसके अलावा ये देखिए दिस इज सिवियर क्लोरोसिस। यहाँ देखो आपको इंटरवीनल क्लोरोसिस दिख रहा है पैचेस के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ देखो दो वेन्स इस तरीके से जा रही हैं, उनके बीच में क्लोरोसिस का पैच है, तो दिस इज इंटरवीनल क्लोरोसिस। और ये सब किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एलिमेंट, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। कुछ एलिमेंट्स का रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम हमने आज डील किया है। अभी भी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, उनका डेफिशिएंसी सिम्टम एंड उनका रोल, ओके। इसके अलावा बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस की।